नमस्कार दोस्तों। चीन द्वारा लद्दाख में हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण पिछले कुछ दिनों से पूरा देश चिंतित है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी रोज सरकार से सवाल पूछकर वस्तुस्थिति जानने की कोशिश करते हैं, परंतु सरकार और उसके मंत्री जवाब देने के बजाय हमारे नेता पर ही हमला करते हैं, विपक्ष से ही सवाल करते हैं। इसी से संबंधित है हमारी आज की प्रेस ब्रीफिंग। इसके पहले कि मैं आदरणीय मनीष तिवारी जी को आमंत्रित करूं, मैं आपको एक 35 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह हमारे रक्षा मंत्री से संबंधित है। वो हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो पहले मैं आग्रह करूंगा प्रशांत से वीडियो दिखाएं, उसके बाद हम ब्रीफिंग शुरू करें। आकर वहां टेंट तंबू गाड़ कर अपने पांव जमाकर वहां पर बैठी थी। फिर हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री ने कहा चीन के साथ बातचीत हो गई है, दोनों देशों की सेनाएं वापस हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से, कैसे क्या बात हुई है, देश जानना चाहता है। अरे चीन की सेना भारत की धरती पर आई थी, चीन की सेना वापस चली जाए यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन आपने यह कैसे कह दिया कि दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं, भारत की सेना कैसे पीछे हटी? इस सवाल का जवाब इस हिंदुस्तान की जनता आपसे चाहती है। ओवर टू मनीष जी। नमस्कार साथियों, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस कोविड के संक्रमण में सुरक्षित हैं, आपके परिवार सुरक्षित हैं और बहुत ही विपरीत परिस्थिति के चलते जिस तरह से आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो संक्रमण है इसकी पीक अभी तक आई नहीं और दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में परिस्थिति और बिगड़ने वाली है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपना काम करते हुए आप अपने आप को और अपने परिवारों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति दिल्ली में बन गई है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि हर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आज की प्रेस वार्ता के विषय के ऊपर हम आते हैं। पिछले लगभग 35 दिनों से 5 मई 2020 से देश की सरहद के ऊपर परिस्थिति बहुत ही संवेदनशील है। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक भारत की सीमाओं में घुस आए। ऐसे नाम जो शायद बहुत सारे भारतवासियों ने सुने भी ना हो कभी, पैंग सैंग सो लेक, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, नाकुला, ये नाम आज हर बच्चे की जुबान पे, और वो इसलिए कि ये वो सारी जगह हैं जहां पर चीन के सैनिकों ने भारत की मां भूमि के ऊपर अतिक्रमण किया और इस बात से पूरा देश चिंतित है।
और बहुत से गंभीर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने, चाहे उसमें लेफ्टिनेंट जनरल पनाग जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन जो भारतीय स्थल सेना के बहुत वरिष्ठ जनरल रहे हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक, इसके अलावा कर्नल अजय शुक्ला जो पहले फौज में थे, अब आप लोगों के सहयोगी हैं, भारत के खुफिया तंत्र से जुड़े हुए बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने सरकार से पिछले 15-20 दिन में अलग अलग पत्रिकाओं में अपने हस्ताक्षर समेत लेख लिख के सवाल पूछे। इनमें से कई ऐसे विशेषज्ञ, जिसमें जनरल हुड्डा भी शामिल हैं जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, उनका ये मानना है कि चीन ने लगभग भारत की 40 से 60 किलोमीटर भूमि के ऊपर कब्जा किया है। That China has encroached into about 40 to 60 kilometers of Indian territory. और इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कोई सियासत से लेना देना नहीं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हुए, और उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी देश की सेवा और फौज की सेवा में लगाई है, और बड़ी जोखिम भरी राहों में उन्होंने बड़े साहस से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जब ऐसे लोग सरकार से बड़े सीधे और तीखे सवाल पूछे और उनमें ऐसे लोग भी हों जो भारत की फौज के मुखिया रहे, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य निकलता है कि परिस्थिति गंभीर है। देश में कुछ दिन पहले चीन और भारत के जर्नैलों के बीच बातचीत हुई। भारत की तरफ से एक लेफ्टिनेंट जनरल उस बातचीत में शामिल होने गए, चीन की तरफ से एक मेजर जनरल शामिल होने आए। मैं रैंक की डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ना चाहता, हर फौज की अपनी अपनी सीनियरिटी होती है, पर पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि भारत और चीन के बीच इतने वरिष्ठ स्तर के ऊपर दोनों फौज के जर्नैलों में बातचीत हुई। और आज कुछ अखबारों में जो छपा है उसके हिसाब से दोनों जर्नैलों ने 3 घंटे अलग अलग बात की, और उसके बाद फिर जो उनके प्रतिनिधि मंडल थे वो बातचीत में शामिल हुए। इसके साथ साथ ये खबर भी आई कि शायद 1-2 जगह से कुछ डिसएंगेजमेंट हुई, कि शायद हॉट स्प्रिंग से कुछ चीनी सैनिक वापस गए हैं, कुछ भारतीय सैनिक भी वहां से वापस आए हैं, पर और अनेक जगहों पर परिस्थिति अभी भी गंभीर है। कई विशेषज्ञ जो रक्षा के मामलों के ऊपर एक क्रेडिबिलिटी से लिखते आए हैं, उनका ये मानना है कि इस बातचीत में चीन का रुख बहुत कड़ा रहा। और हैरत की बात यह है, और इस सरकार ने ये रवैया बना लिया है
कि सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई भी व्यक्ति सामने आकर सरहद के ऊपर परिस्थिति क्या है उसके ऊपर बयान नहीं देता। सोर्सेज के जरिए से खबरें लगाई जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो, देश की एकता और अखंडता का सवाल हो, देश की प्रभुसत्ता का सवाल हो, तो देश ये उम्मीद करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या भारत के रक्षा सचिव या कोई जिम्मेवार पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति औपचारिक तौर पर आके देश को बताए कि बातचीत का क्या तकाजा है। पर सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं की जाती। मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों एक थ्योरी फ्लोट की गई कि साहब एलएसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो परसेप्शन लाइन है। हम अपनी परसेप्शन लाइन तक जाते हैं, चीन अपनी परसेप्शन लाइन तक आता है। इस तरह से दर्शाने की कोशिश की गई कि सरहद पे कुछ हुआ ही नहीं। पर जब सरकार की तीखी आलोचना हुई सेवानिवृत्त फौज के आला अफसरों द्वारा, तो सरकार को फिर मजबूर होकर ये कहना पड़ा, मानना पड़ा कि हाँ, भारत की पृष्ठभूमि के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर चीन का अतिक्रमण हुआ है। और जब भारत का सवाल आता है तो उसमें 130 करोड़ भारतीयों की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। आज ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत के कानून मंत्री, जो कानून के अलावा हर मुद्दे के ऊपर रोज बखान करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अनुचित और पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना कांग्रेस पार्टी के ऊपर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर एक राजनीतिक हमला बोला। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भारतीयता और राष्ट्रीयता किसी की बपौती नहीं। भाजपा और आरएसएस के पास ना भारतीयता के ऊपर, ना राष्ट्रीयता के ऊपर किसी तरह की कोई मोनोपोली है। और भारत के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, अगर भारत की भूमि के ऊपर अतिक्रमण होता है तो ये हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है एक भारतीय होने के नाते कि हम सरकार से सीधे सवाल पूछें और सीधे जवाबों की उम्मीद करें। जो गुस्सा कानून मंत्री विपक्ष की ओर दिखा रहे थे, जो लाल आंख वो विपक्ष को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो लाल आंख भारत के जो दुश्मन हैं, भारत के जो विरोधी हैं, जिन्होंने भारत की भूमि पे अतिक्रमण किया है, अगर वो आंखें वो उनको दिखाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम सरकार से औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मंच से ये सवाल करना चाहते हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमको बताइए कि 5 मई 2020 से लेकर आज तक भारत की कितनी सरजमीन के ऊपर चीन की फौज ने कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है। दूसरा, जो पिछले दौर की बातचीत हुई है, कौन से इलाकों से चीन की सेना हटी है और क्या जिन इलाकों से वो हटी है, जैसे सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स अखबारों में छपी हैं, तो क्या भारत की जो परसेप्शन है एलएसी की, उस सारी सरजमीन को उन्होंने खाली किया है कि नहीं। तीसरा, गलवान वैली में पैंगसैंग सो लेक के ऊपर जहां चीन अपने सैनिक और अपने टेंट जमाए बैठा है फिंगर 4 के ऊपर, और गलवान वैली में जो दौलत बेग ओल्डी रोड को ओवरलुक करता है, वहां से चीन की सेना को हटाने के लिए और जो 1 अप्रैल 2020 को स्टेटस को था, उस स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। चौथा सवाल यह है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस कैसे आए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। क्या भारत का खुफिया तंत्र इसमें फेल हुआ है? क्या टैक्टिकल फेलियर रहा है? क्या सरकार कोई जवाबदारी तय करेगी? क्या सरकार इसके लिए राजनीतिक जवाबदारी लेने के लिए तैयार है? ये सारे बहुत अहम सवाल है जिनका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं मांग रही। जिन सवालों के जवाब आज इस कोविड के अतिक्रमण के दिनों में, कोविड महामारी के दौरान पूरा भारत मांग रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक हमारे नए सदस्य आए हैं लद्दाख से चुन के भारतीय जनता पार्टी के, उनके कंधों पर रख के भारतीय जनता पार्टी बंदूक चलाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछती है। मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि जो भी सवाल उन्होंने पूछे हैं, अगर वो सही हैं, तो जब 10 साल तक उनकी पार्टी विपक्ष में थी तो उन सवालों को क्यों नहीं उठाया? और इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो बात सही नहीं है, वो बात गलत है। तो देश को भ्रमित करने की जगह सरकार को प्रधानमंत्री के स्तर के ऊपर सीधा सीधा जो सवाल हमने रखे हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। May I repeat it in English, if that's all right? Pranav, should I repeat it in English, if that's all right? Sir, please repeat. Please repeat. Friends, since the 5th of May 2020, while all of us are trying to grapple with the COVID-19 pandemic, which in certain parts of our country has taken a turn for the worse, especially in the national capital, Delhi, very disturbing and alarming reports came in that troops belonging to the People's Liberation Army of China have ingressed and encroached upon Indian territory. And they have occupied between 40 to 60 square kilometers of our land.
And these are not concerns which were articulated by any political party to begin with. General Panag, who was the former Northern Army commander, General Prakash Menon, again another distinguished general of the Indian Army, the former chief of the Indian Army who was responsible for the victory in Kargil, General V.P. Malik, Colonel Ajay Shukla, who writes very, very credibly on strategic affairs, has served with distinction in the Indian Army and is now a colleague of yours, and many other people in our intelligence community, retired people in our intelligence community, have written signed pieces in newspapers and websites across the public space, articulating that in Galwan Valley, in Pangsang Saw Lake, in Hot Springs, in Nakula, spread over a very wide front, all the way from eastern Ladakh right up till North Sikkim. The Chinese have encroached into our territory. Initially, the government responded with its usual ostrich-like approach, trying to bury its head in the sand. But when the criticism and the pointed questions from very distinguished members of our military establishment, people who had served with distinction in our armed forces, became extremely pointed, the Defense Minister, Shri Rajnath Singh, conceded that ठीक-ठाक संख्या में चीनी भारत की सरहद में घुस आए. I mean, not the exact quote, but words to that effect. That was the first official acknowledgement by the government that there is a very serious problem on our borders. And by then, the entire international media had reported very extensively with regard to these intrusions. Naturally, it caused concern across the country, and many opposition parties, including the Congress, then started asking the government that they need to take the country into confidence as to what is the situation on the border. However, again, the government adopted an ostrich-like approach. Finally, there was an unprecedented meeting on the border between a corps commander, a lieutenant general level officer of the Indian Army, and a major general level officer of the People's Liberation Army. I think the distinction in rank is immaterial because every army has its own pecking order of seniority. However, that a meeting took place, or a flag meeting took place at such a senior level, is perhaps a first in Sino-Indian relations. It indicated the seriousness and the gravity of the situation, that both the generals had a one-on-one conversation for 3 hours before the delegation level talks took place, according to reports in the public space. And finally, there were some source-based reports that there perhaps has been some pullback from Hot Springs and maybe one other area. But insofar as Galwan Valley is concerned, or Pangsang Saw Lake is concerned, the Chinese are behaving in a very intransigent manner. In fact, credible journalists who
cover strategic affairs, wrote about this Chinese intransigence. And unfortunately, rather than come clean with the country, rather than very honestly address the concerns of the country, the law minister, the union law minister, who unfortunately speaks on everything except law, launched an extremely ill-considered, irresponsible, and an intemperate attack on the former president of the Indian National Congress, Shri Rahul Gandhi, when he reiterated these concerns. We would like to tell the NDA BJP government, and we would like to tell the Law Minister of India, that what is happening on our borders concerns each and every citizen of this country. It involves the prestige and it involves the honor of each of our countrymen. Patriotism or nationalism is not the exclusive monopoly of the NDA BJP and much less the law minister of this country. As a responsible opposition, we are obliged to ask the hard questions on behalf of the people of this country. And asking hard questions is not being unpatriotic. Not replying to them is unpatriotic. I think this is a lesson which the NDA BJP government needs to internalize. So to conclude, before I come to your questions, we would officially like to ask the NDA BJP government, as the principal opposition party of this country, is it a fact that the Chinese have illegally occupied 40 to 60 square kilometers of our territory? After the first round of military to military talks between the Indian Army and the People Liberation Army, has there been a pullback by the PLA? And if there has been a pullback, what is the extent of the pullback? Have the Chinese withdrawn beyond the perception line? Or have they withdrawn beyond what is the line of actual control according to India? What is the government doing to restore status quo ante as of 1st April 2020 in Galwan Valley, in Pangsang Saw Lake? Because these are extremely strategic areas, and the Galwan Valley actually looks over the DBO road, which connects the Daulat Beg Oldie Airport just below the Karakoram Pass, which is of extreme strategic importance to India. So these are questions which the whole country is asking today. Pangsang Saw Lake, Galwan Valley, Nakula, Hot Springs have now become household names in this country. And it's unfortunate that rather than answer those questions, the government deploys the law minister to use extremely abrasive language against the opposition. He would like to tell the law minister that he should save his sanctimonious anger for India's adversaries. And the government should direct India's national angst against those who have illegally encroached upon our territory rather than on the opposition. Finally, it's amusing that the BJP is trying to fire off the shoulders of their young member of parliament from Ladakh, who's asked certain questions. If those questions were correct, then why isn't it
that the BJP, which was in opposition from 2004 to 14, why didn't they raise those questions? And the reason why they didn't raise those questions is because it's simply untrue. Because if it was true, then the BJP, while in opposition, is found wanting in his responsibility. And today, the Indian National Congress does not want to be found wanting in its responsibility when it concerns the unity, integrity, and the sovereignty of India. I leave it there. If there are any questions, I'm more than willing to take them. Thank you. Sir, before we open to the question, I'll just try once more if the video can play. Prashant? Yes, sir. Go ahead. आकर वहां टेंट तंबू गाड़ कर अपने पांव जमा कर वहां पर बैठी थी। फिर हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री ने कहा चीन के साथ बातचीत हो गई है, दोनों देशों की सेनाएं वापस हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से, कैसे, क्या बात हुई है, देश जानना चाहता है। अरे चीन की सेना भारत की धरती पर आई थी, चीन की सेना वापस चली जाए यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन आपने यह कैसे कह दिया कि दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं, भारत की सेना कैसे पीछे हटी? इस सवाल का जवाब इसे हिंदुस्तान की जनता आपसे चाहती है। Thank you. Well, I think one of our press friends should send that clip to Mr. Ravi Shankar Prasad and actually ask him this question that does he have an opinion on what the current defense minister, Mr. Rajnath Singh, perhaps articulated in maybe 2013 or a year earlier when the UPA government very successfully was able to drive off the Chinese encroachment. The questions are all yours. Thank you, sir. The first request was from Syed from INS. And after that, Anand, you can ask. Syed, please ask. Go ahead. मनीष जी, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी नितिन गडकरी जी एक वर्चुअल रैली कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत को कोई आग दिखाए, इसमें ऐसी कोई ताकत पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुई है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इस देश की विडंबना ये है कि जो कानून मंत्री हैं वो रक्षा के मामलों पे बोलते हैं, जो उपों के मंत्री हैं वो कानून के मामले पे बोलते हैं, जो वित्त मंत्री हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर हर मामले पे बोलती है, और हमारे देश के रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो इसलिए गडकरी जी के बयान को कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सवाल बड़ा सीधा है, सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लाल आंख, काली आंख, पीली आंख, ये बात की बात है। मोटी बात ये है कि क्या चीन ने भारत की 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर धरती के ऊपर अतिक्रमण किया है, जैसे भारत के बहुत ही जो वरिष्ठ सेना के जर्नैल हैं, जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर्स रहे हैं, उनका मानना है। ये सवाल है। Thank you, sir. Anand, please go ahead, ask your question. Sir, you've answered almost all the questions which have been raised by the BJP, but there's one question which still remains unanswered. That is about the report which was filed by Shyam Saran in 2013. This was a National Security Advisory Board, and this report which was compiled by him
had said that some 640 kilometers of Indian territory has been occupied by the Chinese. The BJP is saying that, you know, most of the land which has been occupied by the Chinese was during the UPA rule or the Congress rule. So they're digging old graves, and this is you know, every day they're coming up with some of the other old transgression which has been done by the Chinese. Well, if what Mr. Shyam Saran has said is correct, then the BJP should have raised it while they were in the opposition. And obviously they were found wanting in their role as an opposition. But the fact is that possibly even the BJP knows that this is not correct. And therefore they chose not to raise it. This was raised in the parliament, sir. This was raised in the parliament. Question: if it was raised in the parliament, it would have been, you know, conclusively answered. It would have been conclusively answered by the minister in charge at that point in time. The fact remains that whenever the Chinese transgressed into Indian territory, the Chinese have been very strongly repudiated. Nathula in 1967, the Chinese got a bloody nose. Indira Gandhi was the prime minister. Sumundrung Chu in 1987, when Rajiv Gandhi was the prime minister, General Sundarji was the army chief. It paved the way for the first visit of an Indian prime minister to China after 22 years, when Mr. Gandhi traveled in 1988 to meet Deng Xiaoping. So therefore, rather than deflect, obfuscate, confuse, the NDA BJP government needs to answer a straight question, which has been raised by every strategic expert of consequence. Have the Chinese transgressed 40 to 60 square kilometers into Indian territory? And what are you doing to restore the status quo ante as of 1st April 2020? Those are the two questions which are relevant at this point in time. प्रणव भैया, अगर आप कहें तो सवाल कर लूं सो मोटो पे। सवाल आपके पहले हैं संजय मिश्रा जी, उसके बाद अरुण सिंह जी हैं। संजय जी पूछे। मनीष जी, मेरा सवाल है कि बहुत सारे जनरल्स, रिटायर्ड जो रेस्पेक्टेड जनरल्स हैं और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पिछले 20 दिनों से लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तो सरकार स्ट्रेटजिक इश्यूज का बहाना करके या जो भी इशू हो तो वो रिवील नहीं कर रही है तथ्यों को। आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है कि 20 दिनों से सवाल जवाब करने के बाद भी सरकार क्यों नहीं वस्तु स्थिति से अवगत करा रही देश को? देखिए, इस बात की चिंता है कि चीन का जो अतिक्रमण है उसको सरकार नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती रही। सरकार की तरफ से सरकार के जो पब्लिक स्पेस में अपॉलोजिस्ट हैं, जैसे सुरक्षा विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने पहले ये कहने की कोशिश की कि कोई अतिक्रमण हुआ ही नहीं। रक्षा मंत्री ने भी कहा कि अरे परसेप्शन लाइन है, वो अपनी परसेप्शन लाइन तक आते हैं, हम अपनी परसेप्शन लाइन तक जाते हैं। पर जब इस सब के ऊपर जो लोग इनके जिस चीज़ के जानकार हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में सेवा निभाई है, उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, जब उन्होंने कहा कि सब सही नहीं है, तो फिर सरकार को मानना पड़ा कि भाई हाँ, ठीक ठाक संख्या में चीनी भारत की पृष्ठभूमि में, भारत की धरती में घुस आए हैं। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू स्वीप इट अंडर द कारपेट। बट ये देश के लिए एक बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि आज एक बहुत रोबस्ट एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी है इस देश में, जो सरकार से सामरिक विषयों के ऊपर सवाल पूछने से कतराती नहीं है। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि जो पहले दौर की बातचीत भी हुई है उसमें चीन ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है।
औपचारिकता ये कहती कि सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार व्यक्ति आके क्या बातचीत हुई है, हमने अपना पक्ष किस तरह से रखा है, चीन की तरफ से क्या कहा गया है, बगैर टैक्टिकल डिटेल्स रिवील किए एक औपचारिक तौर के ऊपर ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, ना कि ये जो सोर्स बेस्ड प्लांट्स जिसकी आदत सरकार को पड़ गई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ जो सेक्शंस है मीडिया का उसको एज गॉस्पेल एक्सेप्ट कर लेता है। थैंक यू। अरुण जी पूछिए। मनीष जी, रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि सामरिक महत्व के जो विषय होते हैं, सेंसिटिव विषय जो होते हैं, उन पर ट्विटर पे सवाल नहीं पूछना चाहिए। इतनी समझदारी तो राहुल गांधी के अंदर होनी चाहिए। तो अरुण जी, मेरी आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि जो हमने अभी वीडियो दिखाया है ये जरा रविशंकर प्रसाद जी को भेज दीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो क्या जिस जिम्मेदारी का तकाजे के ऊपर वो श्री राहुल गांधी को तोलना चाहते हैं, क्या राजनाथ सिंह जी को भी उसी तकाजे पे वो तोलेंगे? और जब सामरिक मामलों की ये बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु संधि थी, क्या वो सामरिक मामला नहीं था? तो संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आया था? संसद के पटल पे आकर नोट किसने रखे थे? और जब उसका पूरा खुलासा हुआ कि वो एक बड़ा ड्रामा था, तो क्या ये भारत की जो सामरिक क्षमता उसके साथ खिलवाड़ नहीं था? तो रविशंकर प्रसाद जी को दूसरे लोगों को सलाह देने की जगह अपने गिरेबान में जाके देख लेना चाहिए कि रविशंकर प्रसाद जी को अपने बयान, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे थे कई साल, इनको अपने बयान जो है, अपने बयानों को संज्ञान में लेना चाहिए कि पाकिस्तान को लेके, चीन को लेके, अमेरिका को लेके, भारत के और संवेदनशील सामरिक मामलों को लेके इनकी खुद की क्या प्रतिक्रिया रही है। पर आप जरूर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप देश की एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे कि इस वीडियो को रविशंकर प्रसाद से को भेज के उससे सवाल पूछ लीजिए कि आपने राहुल गांधी जी को आज नसीहत दी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? ठीक है सर, आप प्रधानमंत्री को ये भी याद दिलवा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का खुद का ट्वीट है 13 मई 2013 का, जिसमें पूछ रहे हैं कि चाइना withdraws its forces but I wonder why Indian forces are withdrawing from Indian territory, why did we retreat? ये इनका खुद का ट्वीट है सर, ये 13 मई का। अच्छा, धन्यवाद। अगला सवाल बिलाल जी पूछिए अपना सवाल। मनीष जी, बिलाल सब्जवारी बोल रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि जब चीनी सेनाओं ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर लिया और वहां घुस बैठे, तो राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था, साथ ही साथ उस समय एक अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से एक बयान आया था कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता को तैयार है, जिसे कूटनीतिक स्तर पर एक रोशनी के रूप में देखा जा रहा था। उसके बाद जब इस सवाल के संबंध में राजनाथ सिंह से एक टेलीविजन के पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा था कि हमने अमेरिका को ये कह दिया कि हमारा अभी चैनल मेंटेन है चाइना के साथ, इसकी जरूरत नहीं है। और आज काफी दिन गुजर गए हैं, चाइनीज फोर्सेस का या फौजियों का भी अतिक्रमण हिंदुस्तान के अंदर मौजूद स्थिति बताती है कि चाइना एक टफ लैंग्वेज और के साथ एग्रेसिव मूड में है। तो क्या माना जाए कि भारत ने जो अमेरिका प्रेसिडेंट का जो बयान था उस कूटनीतिक अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, या विफलता मानी जाएगी, या किसी तरह की संभावना और तलाशनी चाहिए? मैं बिलाल जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ जो ट्वीट हैं प्रधानमंत्री जी के, वो मैं पढ़ देता हूं। मेरे को भी कुछ मिल गए थे, प्रणब जी ने मेरे को याद करा दिया था। तो ये है
आपके 6 अगस्त 2013, from China's intrusions to Pakistan's ambushes, UPA government has been absolutely lax in securing Indian borders. When will center wake up? ये ट्विटर पे पूछा था श्री नरेंद्र मोदी ने. दूसरा बयान नरेंद्र मोदी का, a noble nation like ours is being troubled by our neighbors while the center stands helplessly. We need a strong government to change this. ये 8 फरवरी 2014 को फिर ट्विटर पे पूछा था श्री नरेंद्र मोदी ने. श्री अमित शाह, whenever the Chinese soldiers want, they come and have picnic inside our territory and our government could do nothing. ये श्री अमित शाह का बयान है. इसकी तारीख मेरे पास नहीं है. फिर एक वो मंत्री हैं जिनका नाम है स्मृति जेड ईरानी. Chinese incursion, petrol prices rise again. Rupee falling, 60% of India is struggling for food, and all they speak about is cloak of secularism. ये 15 जुलाई 2013 को ट्विटर के ऊपर. और फिर एक इनके एमपी हैं जो थोड़ा बहुत ही उग्र भाषा इस्तेमाल करते हैं. उस समय एमपी नहीं थे. उनका ट्विटर के ऊपर एक बहुत ही उग्र एक्टिविस्ट का प्रोफाइल था, तेजस्वी सूर्य. Salman Khurshid, where has your manliness gone when China came 19 kilometers into our territory? फिर एक वो अमित मालविया हैं. अब इनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना बढ़िया है. Times now is now reporting Chinese intrusion in Ladakh. Hello PMO India, you may want to wake up. Thanks. 19 अप्रैल 2013 रात को 8:54 पे ये सारे सवाल ट्विटर पे पूछे गए थे. मैं सारे प्रेस भाइयों को, बहनों को ये विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि ये सारे ट्वीट जरा रविशंकर प्रसाद जी को भेज दीजिए और पूछिए कि आप चीफ स्पोक्सपर्सन थे अपनी पार्टी के, तो जब आपके लोग ट्विटर के ऊपर ऐसे सवाल पूछ रहे थे तो जो आज नसीहत आप राहुल गांधी को दे रहे हैं तो वो नसीहत आपने इनको दी कि नहीं दी? अब बिलाल जी मैं आपके सवाल पे ऊपर आता हूं. देखिए, भारत का ये सदा मानना रहा है कि हम किसी बायलैटरल रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मीडिएशन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं. और ये पेशकश अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बारी की है. पाकिस्तान के संदर्भ में, अब उन्होंने चीन के संदर्भ में कह दिया. हम साफ तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कहना चाहते हैं कि ना ही कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत की स्वाधीनता में सबसे बड़ा योगदान दिया है, और ना ही भारत के लोग किसी भी तरह की मध्यस्थता बर्दाश्त करेंगे. हम कोई भी मीडिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगे. और भारत का सदा ये मानना रहा है कि अगर हमारे किसी और मुल्क के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ कुछ मतभेद हैं तो हम उसको बायलैटरली सुलझाएंगे. Thank you, Manish. Thank you, sir. We'll move to the next one. Pallavi from Network 18. Pallavi, please ask. Yeah, go ahead. But you must have seen how Amit Shah did, virtual meetings in Bengal and Bihar, and he's going to do it in other states, and other leaders are also going to do it at 1 year of the Modi government. Do you think the Congress party is going to lose that space of this virtual connect with the people? Well, Pallavi, it's unfortunate that the government is even thinking about politics at a point in time when we are confronting a classical two-front situation, if not a three-front situation. We have a very serious pandemic of COVID-19, which is raging through the country. We have our health infrastructure in our major metropolises, which is completely and absolutely overwhelmed. We have a situation with China on our borders. And if all this government can think about is poaching MLAs, doing virtual rallies, then I think the people of this country need to understand where their priorities lie. The governance
deficit of this government stands fully exposed in the past 75 days. At a point in time when India had 381 cases and 7 deaths, we decided to lock up the country. When India had close to 2 lakh cases, you've decided to open up this country. The Prime Minister has completely abdicated responsibility, put it on the shoulders of the states after an ill-conceived unilateral lockdown, and left the states to fend for themselves. What you see is complete and monumental abdication of responsibility by the central government when the nation confronts its worst health crisis, which it has ever seen in the past 70 years. And if all that these people can think of is politicking at this point in time, I fear for the future of our country. And I leave it at that. Thank you, sir. With that, we have come to the end of the questions. And if you permit, we'll wind up the press conference. So I have a question if I'm allowed to ask. Kamya, Oh, last Go ahead, time sorry. entry. go ahead. I wanted to ask you about this one tweet that has come in from a Pakistani journalist backing the CPIM, saying that the stand on Kashmir is the stand that they endorse as well. It's Hamid Mir's tweet. Do you think at this juncture, this sort of a politics over Kashmir should be played? CPM had tweeted something that has now been retweeted and endorsed by Hamid Mir. Well, I am not here to answer for the CPM, but I think that's a very imbecile correlation which is being made. India's opposition across the board is absolutely patriotic and nationalistic. Every Indian opposition party has repeatedly, I'm sorry, Is there a disruption? I think. Probably I the think there is a power cut. We have lost the power. पावर कट हो गया पावर कट Okay, we'll just find out. So meanwhile, should I play the video again? It's okay. Not needed. ये एक बार करके देख ले. He's joining us. He's joining us. Should I replay meanwhile he joins?
Have you logged in? Yes. You need to let me in. Yeah, I've done that. So joining now. Okay, you come now. Amy, I'm sorry Yes. हो केजरीवाल के लाइट में ना अस्पताल, केजरीवाल के राज में ना अस्पताल और ना बत्ती है. Do you need the question to be repeated, sir, or you can start? No, I mean, Samya, if you can repeat your question. Yes, we can sir, do sure. it. Sir, the CPIM from its official handle had tweeted about how there have been several people who are still held hostage behind the, behind bars and even out there. It's not a lockdown; it's a complete crackdown on the democracy in Kashmir. Now, that particular tweet was retweeted by a Pakistani journalist, Hamid Mir, to say that they endorse the stand taken by CPIM. How do you see this, sir? Do you think this is a time for them to play politics over Kashmir at this juncture? Well, this is definitely not the time for the central government to play politics on COVID-19 and not answer questions on China. But to contextualize your question, the fact is that every opposition party in India, ad nauseum across the board, has said that Pakistan has no role to play in Jammu and Kashmir. But there is definitely an internal dimension to Jammu and Kashmir. And every opposition party is well within its rights to ask questions with regard to that internal dimension. Now, if the government, wants to hide behind such puerile instances that, if you ask a question on the internal dynamic in Jammu and Kashmir, you are playing into an adversary's hands. It is absolutely imbecile and childish, for the lack of a better word. The government needs to get real. The government needs to get responsible. As I said, that we are facing an unprecedented front, if not a three-front situation in this country. And the government needs to seriously answer questions with regard to China, with regard to COVID-19. And of course, at some point in time, the internal situation in Jammu and Kashmir, where Article 370 was in which this country, the polity of this country, the people of the country, and political parties are interested. Okay. Thank you, sir. Your voice is cracking. Can we wind up? I think we can wind up, sir. The connection is also not very good. So we'll leave it here, and Rakesh Kapoor ji will take a question on another day. हाँ मनीष बाबू, मेरा सवाल ये है कि भारत और चीन के बीच में एक मजबूत वार्ता तंत्र होने के बावजूद 1 महीने से चीनी सैनिक हमारे लद्दाख के क्षेत्र में हैं, LAC को पार करके हमारे क्षेत्र में मौजूद है। आप इसको कूटनीतिक पराजय मानते हैं? चूंकि सामरिक स्तर पर हमारी सेनाओं का शौर्य जो है वो सर्वविदित है, पूरे विश्व में ज्ञात है हमारी सेनाओं का शौर्य। क्या ये भारत की कूटनीतिक पराजय है? छोटा सा सवाल ये। मनीष जी, क्या आप हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल से हम कनेक्शन टूट गया है राकेश जी। कोई बात। हम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस को यही खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ज्यादा सवाल ले पाने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।